गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि डिटेल्स में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट चालू करते हैं। यानी कि क्वेश्चन है आपका, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं जाया जाता, यानी नहीं जा अपील आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है, विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद को लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं, है ना, लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो आपका आंसर है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो। आंसर है आपका केवल और केवल एक सही है। विवाह संबंधित और पारिवारिक विवाह लोक अदालत में नहीं सम्मिलित है। ठीक है, ये नहीं सम्मिलित है। सिर्फ लोक अदालत में क्या है, दीवानी और फौजदारी मामलों का देखा जाता है और इसका जो निर्णय होता है वो सिविल न्यायालय को आदेश के रूप में मानना ही पड़ता है, वो इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होते हैं, है ना। ऑप्शन 2 है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करते हैं। यानी आपका केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो। आंसर है आपका ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है कि कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, पीएमओ के अंतर्गत काम करता है ना, प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि संविधान कैबिनेट जो मंत्री होता है लोकसभा से ही केवल नहीं चुने जाते, राज्यसभा सदस्य भी कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका आर्टिकल है 91, है ना, और आर्टिकल 91 के अंतर्गत 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के काल में गठित हुआ था। कैट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो क्या एक सही है, ये दो सही है, एक और दो सही है, ये ना तो एक ना ही दो। आंसर है आपका केवल और केवल दो सही है। ये कैट का जो सदस्य होता है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों जगह से इसको चुना जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के समय नहीं, राजीव गांधी के समय से, यानी राजीव गांधी के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ऑप्शन 2 है, वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 36 है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। आंसर है आपका केवल और केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है, उससे ज़्यादा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस समय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 है जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन 3 है पर्यावरण एवं वन मंत्री, ऑप्शन डी है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री। तो जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष, क्योंकि जल ही जीवन है, इसे याद रखिएगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री हेड होता है। जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुविक ऊर्जा विभाग यानी परमाणु ऊर्जा विभाग
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन या किस शासन के अधीन आता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 है मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय। आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में यह उपबंध है, क्या है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 450 से अनधिक सदस्यों से यानी ज़्यादा नहीं मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुना ही जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए यानी कि के लिए अर्हता नहीं होगी यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। अगर 25 वर्ष से कम होता है तो उसको विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो आंसर होगा इसका केवल और केवल 2 सही है। एक क्यों नहीं सही है? क्योंकि 450 नहीं 500 है, 500 सीटों की होती है अधिकतम। आगे देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है? अभी हाल ही में तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना? तो कुल भाषाओं की संख्या हो गई 23, पहले 22 थी। तो ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाषाओं को जोड़ा जाता है। अब तक 4 भाषाओं को जो जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली, है ना? बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, 4 जो भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार यानी सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा कौन सा है बड़ा? सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, ये याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन है आपका कांगड़ा, ऑप्शन के अनुसार ये बोला जा रहा है। फिर आपका लद्दाख, फिर आपका कच्छ, फिर है भीलवाड़ा। आंसर है आपका लद्दाख, है ना? आंसर है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति PR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना? PR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है ऑप्शन 2 में, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका PIL के प्रयोजनों में से एक माने जाते हैं। यानी PIL के प्रयोजनों में से एक, तो सबसे पहले BIL के प्रयोजनों को में से एक, ये सही है, कृष्ण अय्यर, है ना? कृष्ण अय्यर भारतीय ने प्रयोजनों में से एक माने जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आपका न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, है ना? वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका PN भागवत, है ना? PN भागवत पहले थे PIL के समय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है? तो इसका मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का विवरण दिया गया है। तीसरी अनुसूची क्या कहता है आपका? तीसरी अनुसूची शपथ, है ना? शपथ वगैरह जो भी लिया जाता है वो तीसरी अनुसूचित में वर्णित है। 7वीं अनुसूची आपका कम उम्र के यानी कि 6 से 1 से यानी 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका? 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ये याद रखिएगा, हमेशा आता है। किस किस ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला और ये उपराष्ट्रपति का पद संभालते हुए राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फारुकुद्दीन अली अहमद, नलीम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। 3 4 सही है, 1 4 सही है, 2 3 सही है कि ये सभी सही है? आंसर है आपका 1 और 4 सही है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के विधि की, ये क्वेश्चन आया था फिर रिपीट हुआ है चेंज करके, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर आपका आर्टिकल 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है आपका क्या, ऑप्शन 1 है हुकुम सिंह, जीवी मालवलंकर, के मुंशी, UN डेवर। आंसर है आपका जीवी मालवलंकर। ये याद रखिएगा, यही UPSC IAS का ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या कर देता है कि KM मुंशी ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, जबकि नहीं थे, ये कौन थे? JB मालवलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोक सभाओं और राज्यसभाओं दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर में है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, है ना, पात्रता रखते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए सही है। सबसे पहले ए को देखते हैं, ए कैसे सही है। भारत में संघ में मंत्री परिषद संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य क्या होते हैं? आपका मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। इसके ऊपर ये क्वेश्चन में आया था, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 75(3) में, है ना। आर्टिकल 75(3) में यह वर्णित है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय रूप से मंत्री बनने के लिए पात्रता होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल केवल और केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग, है ना, व्यापार के लिए कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो आंसर है आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष तो आपका ये लोकसभा द्वारा चुने ही जाते हैं, है ना। लोक समिति का अध्यक्ष लोकसभा ही में के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन इसमें कोई राज्यसभा द्वारा उद्योगों और व्यापारों की इसमें सम्मिलित नहीं किया। उद्योग और व्यापार उसमें कहाँ से सम्मिलित किया जाएगा? क्योंकि टोटल कितना होता है मेंबर? 22 ही होता है, उसी में से चुनना पड़ता है। समिति में 22 समिति होती है, समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो आंसर है आपका केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंधित में कौन सा सही है? विचार कीजिए। तो पहला है आपका वित्तीय आपात की उद्योपन 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रखेंगे यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 है आपका, ऑप्शन 2 है, यदि वित्तीय आपात प्रबंधन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के प्रति व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भर्ते कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल 360 लगता है तो सभी के लिए समान नियम हो जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो, न्यायाधीश हो, विधायक हो, जो भी हो, सभी के लिए वेतन भरते, कर्मचारी हो, सभी के लिए वेतन भरते काटने का अधिकार होता है। इसके लिए उसको किन्हीं से परमिशन लेने, संसद की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन 2 आपका ऐसा ही गलत हो गया। ऑप्शन 1 आपका सही है। वित्तीय आपात की जब उद्घोषणा होती है तो 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा, यानी जो भी वो लॉ लाया है 2 माह तक वो परिवर्तन आप उसमें नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति ने जो भी नियम लाया 2 माह तक आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
दोनों सदनों के संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ना। आप इसको संसद में अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने रीति के समान है। अब देखिए ऑप्शन 2 है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष नहीं आ सकता। आंसर है आपका कौन सही है? 1 2 ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें केवल और केवल एक सही है। जो नियम सुप्रीम कोर्ट का जज का हटाने का होता है वही नियम उच्च न्यायालय का जज को हटाने का नियम होता है। लेकिन उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिनय नहीं कर सकता। कर सकता है सिर्फ और सिर्फ किसी भारत के सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट का एज होता है 65 और उच्च न्यायालय का रिटायरमेंट का होता है 62। यानी कि वो न्यायालय में नहीं जा सकता जहाँ से वो रिटायर हुआ है ना, उस विभाग में नहीं जा सकता, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई सेवानिवृत्त वो हो सकता है 3 साल के लिए, क्योंकि 62 में तो वो रिटायर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 साल में रिटायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम बताइए, यानी कैसे कैसे दर्जा प्राप्त किया है। पहला है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। आंसर है आपका नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये याद करने का आप देख लीजिएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है, यानी संघ सूची के विषय में बताना है। खानों और 7वीं अनुसूची में ये याद रखिएगा, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम की सुरक्षा विनिमय, कृषि, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य। आंसर होगा खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ऑप्शन 2 है, भारत के संविधान में पिछले वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। तो इसमें कौन सही है? 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर होगा आपका केवल 1 सही है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए कोई उपबंध परिभाषित नहीं है। ठीक है, कोई उपबंध परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। अब है महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के कोई उपबंध, ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं 1 मिनट, ये आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई उपबंध नहीं है, तो केवल 2 सही होगा। लेकिन इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना ये उपबंध है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल राज्यसभा के लिए शक्ति निहित है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए केवल राज्यसभा में शक्ति निहित है क्या, किस लिए? वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। अच्छा, ऑप्शन 2 है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के संकल्प में केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं। 1 सही है, 2 सही है ना, 1 और 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। यानी राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा के पास शक्ति है कि राज्य सूची के विषय में वो कानून बना सकता है, संसद द्वारा वो विधि, राष्ट्रहित के संसद द्वारा वो विधि बना सकता है। लेकिन आपात की उद्घोषणा के करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा नहीं करता, संसद के द्वारा भी होता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के द्वारा होता है आपात की उद्घोषणा, लोकसभा के लिए नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में आपको मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।